हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डीएन माटी क्लासेस। हमारे इस प्यारे से चैनल डीएन माटी क्लासेस में आपका ढेर सारा स्वागत है। और आज हम और आप जो मिलकर पढ़ने वाले हैं वो एक गॉस के थ्योरम का एक छोटा सा भाग है। आज हम गॉस का थ्योरम नहीं पढ़ेंगे जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ था। आज हम उसकी और पहले की चीज़ें पढ़ेंगे ताकि गॉस का थ्योरम जो है हमें और बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत बल रेखाएं। इसी तरह से आज हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड ये तो हो गया। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आप देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर जिसे हिंदी में क्षेत्रफल वेक्टर बोलते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये दो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे और इसे बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। हेलो, मैं हूं मिथिलेश विश्वकर्मा और मैं इस चैनल पे आपको फिज़िक्स और साइंस सिखाता हूं। अगर आपको फिज़िक्स और साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसे महसूस करना, उसे फील करना है, और कहीं भी अगर आपको आपके डाउट न हो, ऐसा पढ़ना है, ऐसा सीखना है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें ताकि हमारी हिम्मत बढ़ सके और हम आपको और बेहतर नॉलेज दे सकें और बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए, अगर आपको फिज़िक्स को पढ़ना है तो उसे बेहतर तरीके से फील करना होगा, उसे इमेजिन करना होगा। इस तरह से इमेजिन करो जैसे एक 3D पिक्चर एनिमेशन आप इमेजिन करते हो, उसी तरह से आपको उसे एक कल्पना की तरह सोचना पड़ेगा, तभी आपको फिज़िक्स समझ में आएगा। और वो चीज़ हमारे चैनल पे होता है। और दोस्तों, हमारे चैनल पे क्लास 12th का मैथ भी पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो आप वहाँ से वो भी सीख सकते हैं। चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज का पहला लेक्चर है एरिया वेक्टर। ठीक है, आज का पहला टॉपिक है एरिया वेक्टर। इन्हें बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर। ठीक है, ये आज का हमारा पहला टॉपिक है। आपको थोड़ा सा अजीब तो लगा होगा क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो अदिश राशि होता है, तो ऐसा हमने क्यों लिखा है क्षेत्रफल सदिश या फिर क्षेत्रफल वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं होती है क्षेत्रफल। चलिए हम आपको समझाते हैं। आपने लोअर क्लासेस से ही पढ़ा होगा, क्षेत्रफल जो होता है वो अदिश राशि होता है, क्षेत्रफल अदिश राशि होता है। लेकिन अब क्या हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि होता है। आपने जो पढ़ा था वो गलत थोड़ी ना है, लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं ये भी नहीं गलत है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये भी तो नहीं गलत हो सकता। तो हम कुछ इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका मेन कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे क्या होता है। ठीक है, लोअर क्लासेस में पढ़ा क्षेत्रफल अदिश राशि होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल वेक्टर। तो हम आपको बता दें ये कोई एरिया है। ठीक है, एरिया तो अदिश राशि होता है लेकिन अगर यहाँ एक छोटा सा एरिया लें, ठीक है, इसी एरिया में एक छोटा सा एरिया लें, छोटा सा क्षेत्रफल लें, ये इतना, इसी में एक छोटा सा क्षेत्रफल लें इतना सा, तो ये क्या होगा, ये सदिश होगा, वेक्टर होगा। ये सदिश होगा, वेक्टर होगा। जबकि ये क्या था, ये अदिश था, स्केलर था। लेकिन जब हम इसी में एक छोटा सा एलिमेंट ले लिए तो वो एक सदिश हो गया। मीन्स जब बड़ा क्षेत्रफल लेते थे तो वो अदिश राशि होता था। अब हमने एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया है तो वो क्या हो गया, वो सदिश बोलेंगे उसको। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। क्षेत्रफल वेक्टर मीन्स अगर कोई आपके पास तल है, कोई सरफेस है, मान लीजिए ये पेज है, ठीक है,
ये पेज है, इसका ये सरफेस है, ठीक है, ऊपर हो या फिर ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सरफेस है, इसके ऊपर एक अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे 90 डिग्री पर एक अभिलंब खींच देते हैं, तो क्या होगा, ये क्या कहलाता है ये इसके अनुदिश होता है, इसके एकांक क्षेत्रफल के अनुदिश होता है, सॉरी, उसका जो वेक्टर होता है, ठीक है, एकांक वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, उसके अनुदिश होता है। चलिए कुछ इस तरह से समझते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस तरह से मान लीजिए हम एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, जिसका ये साइड है, जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका एरिया हो जाएगा। फिर से देखिएगा, एक वर्ग हमने बनाया, उसका एरिया निकाल लिया, उसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो इसका क्या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया निकल गया। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें, अगर 11th को आपने बढ़िया से पढ़ा है तो आप देखेंगे जो स्क्वायर बना हुआ वो 2D में बना हुआ है। पहला ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है और दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहा है और वाई अक्ष के अनुदिश जा रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर और 10 आई कैप, सॉरी ये 10 जे कैप है, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, ठीक है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो 10 जे कैप होगा और ये क्या होगा ये होगा 10 आई कैप, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2D में है, ठीक है, ये 2D में है, पहला x की डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा y एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि ये पेज देखिए, ये पेज एक फिलहाल है तो 3D, लेकिन मान लीजिए एक 2D है, तो ये ऊपर जो वर्टिकली जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है ऊर्ध्वाधर, ये y एक्सिस है और जो इधर जा रहा है ये x एक्सिस है। कुछ इसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, तो इसका एरिया डायरेक्शन वाइज क्या कहते हैं, वेक्टर कैसे निकालेंगे। हाँ, आपको ये बात थोड़ी सी अजीब लगी होगी कि लेंथ कब से वेक्टर होने लगे। जब आपने 11th में 3D शेप्स पढ़े होंगे, 3D पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिकल 3D, तो उसमें आपको ये ऐसा कुछ फिगर ज़रूर मिला होगा जिसमें आप ऐसे डायरेक्शंस को मेजर करते हो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये इधर जेड एक्सिस, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपने ज़रूर पढ़ा होगा। देखते हैं अब इसका क्या एरिया होता है। ए इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 10 आई कैप इंटू 10 जे कैप, ये हो गया, ठीक है। अगर ये वेक्टर है, ठीक है, हम इसे वेक्टर मान के चल रहे हैं, अगर ये वेक्टर है तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अगर ये अदिश हम इसको लेके चलते तो डॉट प्रोडक्ट होता, लेकिन नहीं, यहाँ हम सदिश लेके चल रहे हैं क्योंकि हम वेक्टर एरिया वेक्टर पढ़ रहे हैं, सदिश क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, वे क्षेत्रफल सदिश पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ठीक है, और ये जो है आई क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, ये कैसे होगा। आपने 11th में ये भी पढ़ा होगा कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं डायरेक्शन का तो इस तरह से चलते हैं, आई जे और के, इस साइड से हम चलते हैं, ठीक है। तो आई में जब जे का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसके आगे वाला मिलता है के, यानी जब आई का जे में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, आई का जब जे में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे
तो हमें इसके आगे वाला k मिलेगा। ऐसे ही मीन्स i का जब j में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो k मिलेगा, j में जब k का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो i मिलेगा, और i में फिर जब k का करोगे तो मतलब k का i में करोगे, j का k में करोगे तो i मिलेगा, k का i में करोगे तो क्या मिलेगा, j मिलेगा। इस तरह से मिलता है। और अगर यही प्रोसेस हम इसको उल्टा कर दें, यानी k का j में करें तो i ही मिलेगा, लेकिन निगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने डायरेक्शन को बदल दिया। डायरेक्शन को बदल देंगे तो वैल्यूज़ निगेटिव आने लगी। मीन्स अगर j का i में करें तो माइनस का k मिलेगा, ठीक है, और अगर k का j में करें तो माइनस का i मिलेगा, कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पे i का j में किया तो हमें k कैप मिल जाएगा। तो a होगा 100 k कैप। ये 100 k कैप हमें क्या बताता है ये 100 कैप हमें इस स्क्वायर का एरिया बताता है, लेकिन कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में ये हमें इसका एरिया बताता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसी तरह से देखेंगे चलिए इसी तरह से हम देखते हैं एरिया वेक्टर कैसे खींचा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई सरफेस ले लिया हमने, ये हमने एक सरफेस ले लिया, 2D है 3D नहीं है, ठीक है। हमने एक सरफेस ले लिया और इसके ऊपर एक अभिलंब चलो खींच देते हैं। अगर अभिलंब हमें खींचना है तो या तो इस तरह से खींचें नीचे, या तो ऐसे ऊपर खींचें, बस 90 डिग्री पर होना चाहिए, ठीक है। उस तल के एकदम लंबवत, जैसे कि मैंने अभी बताया पेज का एग्जांपल लेके, ऐसे तल के लंबवत, ठीक है। ऐसे तल के लंबवत एक हमने अभिलंब खींच दिया। ये अभिलंब को हम एक यूनिट वेक्टर मेजर करते हैं, मानते हैं जैसे कि ये एक यूनिट वेक्टर है एन कैप। एन कैप के बारे में आपने पढ़ाई होगा 11th में। ये एक यूनिट वेक्टर एन कैप हो गया, ठीक है। तो इसी की डायरेक्शन में, मतलब जो अभिलंब खींचा इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। वो जो यूनिट वेक्टर होता है वही क्षेत्रफल वेक्टर होता है। फिर से समझिएगा, हम कुछ और एक बार और डायग्राम बना दे रहे हैं, एक बार और फिगर बना दे रहे हैं। ये हो गया एक अभिलंब। अभिलंब के अलोंग, मतलब अभिलंब के अनुदिश एक यूनिट वेक्टर होता है एन कैप, ठीक है। इस यूनिट वेक्टर को हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और इसे इस फार्मूले से निकालते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप ए, ठीक है। और ये जो एन वेक्टर है, ये है एन वेक्टर है जो, ये एक सदिश वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मीन्स इकाई सदिश है, ठीक है, एकांक वेक्टर, ठीक है। तो हम इसका चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन किसी तल के लंबवत। अब देखिए हम यहाँ पर 2D में खींचे हैं, ये 2D फिगर हम बनाए हुए हैं, तो ये इस तरह से खींचा जा रहा है, ठीक है। या तो नीचे खींचो या तो ऊपर खींचो, लेकिन अभी हम 3D में भी देखते हैं, ठीक है। पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम 3D में भी देखेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए किसी तल के लंबवत बाहर की ओर
खींचा गया या फिर खींचे गए अभिलंब की अनुदिश किसी तल के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर, किसी तल के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर, इसे हिंदी में बोलेंगे यूनिट वेक्टर, इंग्लिश बोलेंगे यूनिट वेक्टर, को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं या फिर एरिया वेक्टर कहते हैं। किसी तल के लंबवत बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक है, अब ये हमने एक 2D में बताया। ठीक है, ये हमने 2D में बताया। अब चलिए देखते हैं 3D में यूनिट वेक्टर कैसे खींचा जाता है, क्योंकि हमें इंटर में 2D नहीं पढ़ना है, केवल 3D पढ़ना है। हमने 2D बनाकर आपको एक आइडिया दिया है, कि यूनिट वेक्टर कैसे खींचा जाता है। उस आइडिया को चलो और बढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन आपके मन में और एक डाउट आ रहा होगा, जो क्षेत्रफल है तो हमने बड़ा बनाया है, इसलिए बड़ा बनाया है क्योंकि आपको बोर्ड पे दिखे ये इस कैलकुलेशन के हिसाब से कि हम एक क्षेत्रफल को वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हैं, ये बहुत छोटा है उस दृश्य से, लेकिन आपको दिखे इसलिए हमने बोर्ड पे बड़ा बनाया है। मीन्स अगर हम क्षेत्रफल को एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं तो उससे बहुत छोटा, यानी एक एलिमेंट की तरह हमें मेजर करना होगा। ठीक है, चलिए 3D में हम कुछ यूनिट वेक्टर खींच के देखते हैं। कोई क्यूब या फिर क्यूबॉइड है कुछ इस तरह से, ये बन गया एक क्यूब। चलिए हम इसके सरफेसेस देखते हैं कितने सरफेसेस हैं। ये ऊपर का एक सरफेस हो गया, ये नीचे का एक सरफेस हो गया। ठीक है, 2 सरफेसेस हो गए। एक सरफेस यहाँ हो गया और दूसरा यहाँ हो गया। मीन्स अभी तो 4 सरफेसेस हुए हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। जैसे कि हम आपको किसी और मेथड से समझाएं, ये एक क्यूबॉइड की तरह है। ठीक है, एक क्यूबॉइड की तरह है। एक सरफेस ये हो गया और दूसरा सरफेस ये वाला हो गया। 2 सरफेसेस, एक ये 3, एक ये 4, एक पीछे वाला 5 और एक सामने वाला 6। इस तरह से एक क्यूबॉइड जो 6 सरफेसेस से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो हम इस पर एरिया वेक्टर कैसे खींच सकते हैं? इस पर हम एरिया वेक्टर कैसे खींच सकते हैं? एरिया वेक्टर देखिए, आप कहीं भी खींच सकते हो। जैसे कि ये हमने अभी दिखाया, आप एरिया वेक्टर यहाँ खींच सकते हो, यहाँ खींच सकते हो, यहाँ, 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 मतलब 6 सरफेस पे आप कहीं भी खींच सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने बताया था उस 2D सरफेस में कि आप एरिया वेक्टर चाहे नीचे की ओर खींचो या फिर ऊपर की ओर खींचो, चाहे अंदर की ओर खींचो चाहे बाहर की ओर खींचो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो 2D था, यहाँ 3D हम फिगर देख रहे हैं। अगर आपको 3D में यूनिट वेक्टर खींचना है तो आपको केवल बाहर की ओर खींचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे अंदर की ओर खींच दे रहे हैं तो वो यूनिट वेक्टर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन में लिया लंबवत बाहर की ओर,
वो 2D सरफेस था, हमें पढ़ना नहीं था, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाए इस वजह से हमने बताया है। और यहाँ 3D फिगर जब हमने बनाया तो यूनिट वेक्टर आप कहीं भी खींच सकते हो, इसके बाहर, इस तल के बाहर, इस तल के बाहर, यहाँ जो तल है उस तल के बाहर, बाहर होना चाहिए, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। मतलब ये ना सोचे कि इसके अंदर से यूनिट वेक्टर खींच दे, जब भी रहेगा बाहर ही रहेगा, बाहर रहेगा, किसी भी सरफेस पे हो बस बाहर रहना चाहिए। अब देखेंगे ये भी तो एक 3D सरफेस है, सिलेंडर। इसके कितने सरफेसेस हैं? मान लीजिए मार्कर एक सिलेंडर टाइप है, सिलेंडर ये कह सकते हैं। तो इसके कितने सरफेसेस हैं? पहला सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, और तीसरा ये जो राउंड प्लास्टिक बना हुआ है, ये जो राउंड है वो तीसरा सरफेस। यानी एक सिलेंडर के 3 सरफेसेस हो सकते हैं, ये पहला, ये दूसरा, और ये जो है वो तीसरा सरफेसेस है, जो राउंडेड प्लास्टिक है, ये वाला। ठीक है, तो उस पर आप कहाँ कहाँ खींच सकते हो? पहला तो एरिया वेक्टर आप यहाँ खींच सकते हो, यहाँ भी खींच सकते हो इस तरह से, और यहाँ भी खींच सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहें कि इस साइड इस तरह से खींच लें तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह से भी गलत हो जाएगा। तो हमें केवल बाहर की ओर और तल के लंबवत, एकदम तल के लंबवत, जैसे कि यहाँ से यहाँ की जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ का, वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ इस तल के ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, और एक और होता है, अगर आप प्लेन पे खींचना चाहें कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आप प्लेन पे खींचना चाहें तो वहाँ पर आप कुछ इस तरह से खींच सकते हैं। ठीक है, इधर भी खींच सकते हैं, बस अंदर के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका यूनिट वेक्टर सही होगा, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर का लॉजिक हो गया। और जब आप यूनिट वेक्टर से, यानी अभी जब हम विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे उसके बारे में आपको यूनिट वेक्टर का एक और आइडिया मिल जाएगा, और एक और महत्वपूर्ण बात यूनिट वेक्टर की मिलेगी, और आपको लगेगा कि इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो आपको गॉस थ्योरम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पहला जो हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दूसरा ये क्षेत्रफल वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर, और तीसरा टर्म है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आप ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझे हुए हैं तभी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा गॉस थ्योरम, अदरवाइज आपको गॉस थ्योरम बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अब विद्युत फ्लक्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर विद्युत फ्लक्स, ये क्या होता है? जैसे हमने वेक्टर खींचने के लिए एक सरफेस कल्पना की थी, उसी तरह से हम एक सरफेस को इमेजिन करेंगे, उसकी कल्पना करेंगे। ठीक है, लेकिन वो सरफेस कहाँ होगा? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, किसी विद्युत क्षेत्र में होगा। इस तरह से हम एक कल्पना करेंगे एक सरफेस। ठीक, विद्युत क्षेत्र में एक सरफेस रख लिए। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र जहाँ होता है वहाँ क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं। ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है तो इसमें विद्युत बल रेखाएं होंगी। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह वक्र जो किसी धन परीक्षण आवेश की गति को
निरूपित करता है, उस पर लगने वाले बल को बताता है, दर्शाता है, वो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई सरफेस इमेजिन करते हैं, काल्पनिक सरफेस होता है, रियल सरफेस नहीं होता है। और गॉस थ्योरम भी कुछ इसी तरह से है, जो सरफेस होता है वैद्युत फ्लक्स के लिए वो काल्पनिक होता है, न कि वो रियल होता है। तो एक वैद्युत क्षेत्र है, उसमें हमने एक सरफेस को ऐसे ही कंसीडर किया। ये एक काल्पनिक सरफेस है, यानी काल्पनिक पृष्ठ है। अब यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। ये वैद्युत बल रेखाएं हमने बना दिया जो इस साइड से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हमने क्या किया, पहले देखिए, पहले हमने एक वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ यानी एक इमेजिनरी सरफेस को कंसिडर किया, और हमने देखा कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी जहाँ वैद्युत क्षेत्र होता है वहाँ से वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं। तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस सरफेस से जाएंगी, ठीक है, इस सरफेस से जितनी वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी उनकी माप जो होगी, ठीक है, उनकी माप जो होगी वो होगी वैद्युत फ्लक्स। जैसे कि वैद्युत फ्लक्स का जो एक डिनोशन है, मतलब जिससे हम वैद्युत फ्लक्स को निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं, उसका ये है फाई। फाई से हम समझ सकते हैं ये एक सरफेस है, उसको देख के ऐसे ही समझ लीजिएगा, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है, हम केवल आपको ट्रिक बता रहे हैं याद करने के लिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स जिससे निरूपित करते हैं, जिससे व्यक्त करते हैं, उसे फाई कहते हैं। मान लीजिए एक सरफेस है, इसमें से ये जा रहा है, मान लीजिए वैद्युत बल रेखा है, तो वो वैद्युत फ्लक्स होगा। अब मान लीजिए एक सरफेस है कुछ इस तरह से, और वैद्युत बल रेखाएं यहाँ बाहर से होके जा रही हैं, ठीक है, तो ये वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। वैद्युत फ्लक्स केवल वही होगा जो उस सरफेस की जो हमने कल्पना की थी उसके अंदर से होके जा रही हैं, ठीक है। और हम आपको बता दें कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो एक माप होता है, एक नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक नंबर होता है और कुछ नहीं होता। मतलब जो वैद्युत बल रेखाएं थी वही जब एक काल्पनिक पृष्ठ से ऐसे होके गुजरने लगी, ऐसे होके गुजरने लगी ऐसे, तो वो वैद्युत फ्लक्स हो गई। लेकिन अगर ऐसे बाहर से जाती तो वो वैद्युत बल रेखाएं ही होंगी, वो वैद्युत फ्लक्स नहीं होंगी। जैसे ही इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाने लगी वो वैद्युत फ्लक्स होने लगी, ठीक है। अब देखिएगा वैद्युत फ्लक्स किस बात पे डिपेंड करता है। वैद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया के। इस तरह से अगर बड़ा एरिया है तो वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, उसमें से ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है। ऐसे अगर ऐसे छोटा सा है तो उसमें से कम वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। अब देखिएगा ये छोटा है तो इसमें से 2 ही गुजरी, ये बड़ा है तो इसमें से 4 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, पास हो रही हैं। तो क्या हमने जाना कि जो फाई होता है, फाई से हम वैद्युत फ्लक्स को डिनोट करते हैं, मतलब फाई मीन्स वैद्युत फ्लक्स, फाई ई वैद्युत फ्लक्स। ये क्या होता है, मीन्स जो इसका एरिया है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। जो एरिया होता है उसके समानुपाती होता है, मीन्स जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा उसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। जैसे कि ये एक छोटा सा है, ठीक है, छोटा सा कागज़ है, अगर देखिए और छोटा हम कर लेते हैं, ये एक छोटा सा कागज़ है और इस यहाँ से कुछ वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं,
तो मान लीजिए इसमें से एक चली गई, दो चली गई, तीन चली गई, ज़्यादा से ज़्यादा 3 विद्युत बल रेखाएं चली गई। लेकिन इसी तरह से अगर हम बड़ा कागज़ ले लें तो इसमें से ढेर सारे, इसकी तुलना में, इस कागज़ की तुलना में वैद्युत बल रेखाएं इस कागज़ की तुलना में इस कागज़ में ढेर सारे जाएंगी। मतलब इसे एक सरफेस कंसिडर कीजिए, एक छोटा सरफेस, एक बड़ा सरफेस, छोटा बड़ा। तो छोटे सरफेस में जितनी वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी उससे कहीं ज़्यादा बड़े क्षेत्र में जाएंगी। तो क्या हुआ, जब बड़ा सरफेस था तो बहुत ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, उससे गुजरेंगी। तो इससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी वो वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। लेकिन देखिए यहाँ पर दो वैद्युत बल रेखाएं इससे पास हो रही हैं, ये दोनों बाहर हैं, ये तीनों। तो ये वैद्युत फ्लक्स नहीं होंगे, केवल ये दोनों जो हैं जो पास हो रहे हैं सरफेस से, वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगे। तो अगर ये एरिया मान लो बड़ा कर दें हम तो फिर ये पांचों वैद्युत फ्लक्स होने लगेंगे। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एरिया छोटा तो उसमें से कम वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी, एरिया बड़ा है तो ज़्यादा वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो एरिया के अकॉर्डिंग बढ़ता है। मीन्स अगर एरिया बढ़ा तो वैद्युत फ्लक्स भी बढ़ा। और देखिएगा कि अगर वैद्युत क्षेत्र की डेंसिटी, यानी वैद्युत क्षेत्र जो है वो अधिक है, बहुत ही घना है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बहुत तेज है, तो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं भी बहुत तेज होंगी। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बहुत ज़्यादा है, हमने बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं कहाँ होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में होती हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जितनी उसकी तीव्रता होगी उतनी ही उसमें से वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, और जितनी वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी उतनी ज़्यादा फ्लक्स बनेंगे। मान लीजिए एक छोटा सा ही एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर इतना दूर, इतना डिस्टेंस में, इतना एरिया में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, ई की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या होगा, ये जो जा रहा है वैद्युत बल रेखाएं वो नज़दीक नज़दीक जाएंगी, दूर दूर नहीं जाएंगी। ठीक है, देखें, और अगर क्या है, क्षेत्र की तीव्रता कम है, यानी यहाँ पर ई कम है, ई लेस है, यहाँ पर हाई था, जब ई लेस है तो यहाँ पर उतना ही बड़ा अगर हम सरफेस बना दें तो क्या होगा, ये दूर दूर, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता जो है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 चुंबकीय बल वैद्युत बल रेखाएं इस सरफेस से पार हो रही हैं, और यहाँ पर ढेर सारी चुंबकीय वैद्युत बल रेखाएं पार हो रही हैं। मीन्स जो इसका वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उससे भी ये डिपेंड करता है कि वैद्युत फ्लक्स का नंबर कितना होगा। ठीक है, तो अगर आप ये समझ रहे हो तो अभी तो नोट करने लायक कुछ नहीं है, हम मिटा रहे हैं। तो हमने क्या देखा, जब किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, मीन्स कोई काल्पनिक पृष्ठ है, कुछ इस तरह से काल्पनिक पृष्ठ है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ऐसे ही काल्पनिक पृष्ठ नहीं जो कहीं भी हो जाए, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चलिए देखते हैं उसका डेफिनेशन। किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को
तो हमने क्या देखा, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वो एक नंबर है, ठीक है। जितने वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक पृष्ठ से होकर जाएंगी वही वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। इसका एक फिगर बना लीजिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ये एक पृष्ठ हो गया, काल्पनिक पृष्ठ हो गया। कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसका एक फार्मूला, अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो वैद्युत बल रेखाएं वो हमें दिखती नहीं है और पृष्ठ भी काल्पनिक है, तो हम कैसे जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स कितना है। वैद्युत फ्लक्स जानने के लिए हमें देखिए वैद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई, इसका फार्मूला आता है ई ए, ठीक है। इस फार्मूले से हम वैद्युत फ्लक्स कितना निकल रहा है, कितना वैद्युत फ्लक्स हो रहा है वो हम जान सकते हैं। लेकिन क्या क्या ज़रूरी है, वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हमें ज़रूरी होनी चाहिए, वो हमारे पास होना चाहिए। और दूसरा कि काल्पनिक पृष्ठ जो है उसका एरिया कितना है, ठीक है। और हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और इसका एक वेक्टर फॉर्म भी हम देखेंगे कुछ इस तरह से। अगर आप इसे नोट कर लिए हो तो हम उसे मिटाते हुए देखते हैं। देखिए जो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा मीन्स वैद्युत फ्लक्स। और इसका मात्रक हम देखेंगे, उसका ये अदिश राशि होता है या फिर सदिश राशि होता है। ये एक अदिश राशि होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फाई अदिश राशि होता है, ठीक है। तो हमने इतना सदिश सदिश करके ड्रामा किया, तो इसे कैसे हम बिना सदिश के छोड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब हमने वेक्टर वेक्टर किया, इतना ड्रामा किया, तो ये इसको भी तो जानना ज़रूरी है कि वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और सॉरी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो एरिया वेक्टर था, एरिया था उसको हमने सदिश लिया था, और ई था वो भी सदिश होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश होती है, ठीक है। तो ये तो अदिश है ना, ये दोनों सदिश हैं, उससे क्या मतलब, दोनों का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो अदिश है। तो अदिश के बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, ऑफ कोर्स डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं यहाँ पे। और जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ई ए कॉस थीटा। ये हमारा मेन फार्मूला निकल के आ रहा है। ये कॉस थीटा क्या है, ये कॉस थीटा जो है, ये जो थीटा है वो क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण है, यानी ए तथा ई के बीच का कोण है, एंगल है, ठीक है। ए तथा ई के बीच का कोण है, ये जो थीटा है। और इस थीटा को मेजर कैसे करेंगे, इस थीटा को मेजर करने के लिए आपको इस तरह से देखेंगे, ये एंगल आपको ई से ए की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से ए से ई की तरफ आते हैं तो आपका एंगल गलत हो जाएगा। आपको हमेशा इस ई से ए की तरफ को एंगल को मेजर करना पड़ेगा, ये जो थीटा दिया हुआ उस एंगल को, ठीक है। और ये इसका मात्रक क्या होगा, का मात्रक
फाई का मात्रक। हमने जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था तो उसका मात्रक क्या निकल के आया था, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इसका क्या मात्रक होगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका मात्रक हो जाएगा, यानी फाई का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। फिर से फाई अदिश राशि होता है और इसका मात्रक जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और हम इसमें कुछ केसेस देखेंगे, कुछ विशेष स्थितियाँ देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमें इस तरह का फार्मूला यूज करना हो, ठीक है, फार्मूला यूज करना हो तो क्या, वैद्युत क्षेत्र में कोई सरफेस हमने जिसका एरिया दिया हुआ है, ये मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई एरिया हमने कंसीडर किया हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। ये एरिया जो हमने कंसीडर किया हुआ है ये क्या है, ये जो एरिया हमने कंसीडर किया, देखिए जो वैद्युत क्षेत्र है उसका डायरेक्शन इस साइड में है। ठीक है, एरिया क्या है, उसके लंबवत है। ये जो सरफेस है उसके लंबवत है। तो क्या होगा, आप हमेशा ये छोटे क्लास से रटते हुए आ रहे हैं, आपके कानों में भर दिया गया है कि लंबवत मीन्स 90 डिग्री, लंबवत मीन्स 90 डिग्री। लेकिन आप क्या सोचें, आप देखिएगा जो एरिया वेक्टर खींचा जाता है, जो एरिया वेक्टर खींचा जाता है, अभी जो हमने पढ़ा है ए वेक्टर इज इक्वल टू एन कैप ए। एरिया वेक्टर जो है ये यहाँ पर है, वो जो खींचा जाता है तल के लंबवत खींचा जाता है। तल का लंबवत या तो इस साइड में होगा या तो इस साइड में होगा। ठीक है, या तो इस साइड में होगा या तो इस साइड में होगा। तो क्या होगा, तो ये मान लीजिए क्या है, इधर से हम मान लीजिए खींच रहे हैं, एरिया वेक्टर इस साइड में खींच रहे हैं, यानी तल के इस साइड में। तो देखेंगे एरिया वेक्टर जो है वो ई के समांतर है। ठीक है, ई के समांतर है। तब क्या होगा, तब तो कोण 0 डिग्री हो गया, एंगल 0 डिग्री हो गया। और जब 0 डिग्री हो गया तो क्या होगा, तब तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। मीन्स सॉरी, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर अगर हम 1 रख दें तो ई ए मीन्स अगर हम फाई की वैल्यू निकालें, जब तल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, फाई की वैल्यू कब निकालें, जब तल जो काल्पनिक पृष्ठ हमने इमेजिन किया था उसके लंबवत है, तब फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री मीन्स चूँकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, देन ई ए फाई इज इक्वल टू हो जाएगा। और ये होता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम होता है जब किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ में जब ऐसे कोई तल के लंबवत रखा गया ऐसे, ठीक है, तो उसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स आ ही नहीं सकता है। ये केस 1 हो गया। ठीक है, चलिए हम उसको बहुत बेहतर तरीके से और लिख देते हैं। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है,
केस वन, केस वन में हम देखेंगे, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है कुछ इस तरह से, इसकी दिशा हम इस एरो से ये हम इसकी दिशा दर्शा रहे हैं और इसमें हम कोई काल्पनिक पृष्ठ ले आके रख दिए। कहाँ पे रख दिए? ऐसे लंबवत रख दिए और इस पर एक यूनिट वेक्टर खींचे, ए वेक्टर। ठीक है, अब हम ए वेक्टर इधर ही क्यों खींच रहे हैं? इधर भी तो खींच सकते हैं। आप हम आपको एक हिंट बता रहे हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ही खींचिएगा, मतलब इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। ये कोई लॉजिक नहीं है, किताबों के आंसर आपके आंसर से मैच कर जाएं, इसलिए आप इधर भी खींच सकते हो, बस आंसर उल्टा आएगा। तो किताब के आंसर से आपका आंसर मैच करे, इसके लिए एक हिंट है, जब भी आप एक क्षेत्रफल वेक्टर खींचेगा तो वो इस जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसी डायरेक्शन में हो। तो केस वन में क्या है, जब तल, काल्पनिक तल वही जो हम वैद्युत क्षेत्र में कल्पना किए थे, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र के लंबवत हो, तब क्या होगा? जब वैद्युत क्षेत्र जब तल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तब यूनिट वेक्टर, देखिए थीटा कहाँ से कहाँ तक मेजर किया जाता है, जो यूनिट वेक्टर होता है उसके और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में, तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये समांतर है, किसके समांतर है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, यानी थीटा जो होगा वो 0 बनाएगा। तो कास 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, कास 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास इस सिचुएशन में जो फाई की वैल्यू होगी वो ई ए कॉस 0 डिग्री, और जो फाई की वैल्यू होगी वो होगी ई ए मैक्सिमम, अधिकतम होगी। क्या होगी? अधिकतम। इससे ज़्यादा आपको वैद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा। और इसी तरह से केस 2 देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र है, हम केस 2 देख रहे हैं। इसी तरह से हम केस 2 देख रहे हैं, जब जो तल है वो मान लीजिए कुछ इस तरह से है, इसके समांतर है। ठीक है, यानी जो तल है हमने काल्पनिक पृष्ठ माना था वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो क्या होगा? मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से है, वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से है, इस डायरेक्शन में, और जो तल है इसी के समांतर है कुछ इस तरह से। ठीक है, छोटा ले लेते हैं, इसी के क्या है? समांतर है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से था तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स मिल रहा था। अब इस तरह से है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र था, अब तल इसके इस तरह से समांतर है, तो कोण क्या होगा? अब समांतर है तो आपको ये रटाया गया होगा, कोण 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। लेकिन इस तल से और वैद्युत क्षेत्र के बीच में हमें नहीं एंगल खींचना है। इस तल पर जो हमें लंब खींचा गया है इस तरह से, उसके और इसके बीच में हमें थीटा मेजर करना है। मीन्स यहाँ पर एक तल है, इसके लंबवत होगा, जैसे कि यूनिट वेक्टर हमने आपको खींचना सिखाया है, इस तरह से खींचेंगे। और ये तल हो गया, तो तल और इसके बीच में 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में? थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, जब केस 2, जब तल वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो।
तब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है 0। तब क्या होगा, उस सिचुएशन में जो फाई की वैल्यू होगी ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये फाई बन जाएगा 0, फाई भी 0 हो जाएगा, null हो जाएगा। मीन्स जब तल यानी काल्पनिक तल, काल्पनिक पृष्ठ है, जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत था तब कोण हम 0 मेजर करेंगे, और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से तल समांतर है तो कोण हम 90 डिग्री मेजर करेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर हम वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर मैच करेगा। और एक केस 3 है, केस 3, जब तल क्षेत्र से यानी ई से अल्फा कोण बनाए, तब क्या होगा। ठीक है, जब क्षेत्र से तल अल्फा कोण बनाए तब, चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका डायरेक्शन हम बना रहे हैं। ये मान लीजिए अल्फा कोण पे है, इस तरह से तिरछा रखा हुआ है। तब पहले केस में भी हमने अभिलंब खींचा था, दूसरे में भी हम अभिलंब खींचेंगे, और तीसरे में भी हम अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब कहाँ, इसके लंबवत। ठीक है, इसके लंबवत हमने अभिलंब खींच दिया, यहाँ 90 डिग्री है। तब क्या होगा, हमने आपको बताया था जो एंगल होता है, ठीक है, ये थीटा जो एंगल होता है वो का ई और ए के बीच का एंगल होता है, और उसे ई से ए की तरफ मेजर करते हैं। ठीक है, ई से ए की तरफ मेजर करते हैं, तो यह क्या है, ये तल है, और ये ए है, और ये क्या है, ई है। तो क्या होगा ये इसका डायरेक्शन है। तो हम या तो इधर से इधर मेजर करें तब गलत हो जाएगा, इधर से इधर मेजर करें तो ये कोई लॉजिक नहीं होगा। हम इसे इस साइड में बढ़ाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस डायरेक्शन में होती है, अभिलंब उसी डायरेक्शन में खींचते हैं, यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में खींचते हैं। तो इधर से अगर हम मेजर करेंगे तो आपका आंसर जो है गलत आएगा, उल्टा आएगा। तो हम इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो हम इधर ही खींचेंगे। ठीक है, और जो एंगल है, ये मान लीजिए ई है और ये ए है, तो एंगल ई से ए की तरफ मेजर करेंगे, है ना, ई से ए की तरफ मेजर करेंगे, ये आपका थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है वही वाला एंगल ये भी होगा, और ये जो है थीटा है, और क्या है, ये 90 डिग्री था। ठीक है, ये 90 डिग्री था, तो ये जो तल का अल्फा कोण पे था ये तल, अब देखिए ये वैद्युत क्षेत्र था, यहाँ पर हमने एक बना दिया तल। ठीक है, तो ये तल से क्या कोण बना रहा है, अल्फा बना रहा है, तो यही वाला कोण है ये। ठीक है यही वाला कोण है अल्फा। तो जब हमने यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर खींचा, ऐसे एक यूनिट वेक्टर खींचा तल के लंबवत, तो ये वाला डिस्टेंस, अब देखिए ये तो 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, और ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, और ये थीटा एंगल है, और ये भी थीटा एंगल होगा क्योंकि ये एक दूसरे से अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं। यही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है। तो क्या होगा, हमें ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, या तो ये वाला या तो ये वाला, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये वाला एंगल कहाँ से मिलेगा, अब देखेंगे, ये एक ट्रायंगल बना रहा है ये एक ट्रायंगल बना रहा है, और ये बहिष्कोण है। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, सॉरी ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये 90 है, 90 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास फाई की जो वैल्यू हो जाएगी ई ए कॉस थीटा, ई ए
कॉस थीटा, थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे लिखेंगे 90 माइनस अल्फ़ा, कॉस फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा के जगह पे हम 90 माइनस अल्फ़ा लिखेंगे, ठीक है, और सॉरी 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तभी तो हमें ये अल्फ़ा वैल्यू निकलेगी, अल्फ़ा वैल्यू मिलेगी। या फिर सॉरी, हमें ये दिया होगा, जो एंगल दिया होगा अल्फ़ा उसको रखना है, मतलब जो बुक में आपको एंगल दिया रहेगा उसे नहीं रखना है, वो आपको एंगल दिया रहेगा भरमाने के लिए, ठीक है। वो आपको एंगल गलत आपको इसलिए दिया रहेगा क्योंकि आप अगर वही डायरेक्ट लिख देते हो थीटा की जगह पे, जो बुक में एंगल दिया है थीटा की जगह पर अगर वही एंगल रख देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई एंगल दिया है तो उसे 90 माइनस थीटा करके रखना पड़ेगा, तब आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज़ गलत आएगा। तो मान लीजिए बुक में अल्फ़ा कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री थीटा की जगह पे नहीं रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू अगर 60 डिग्री दिया है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू अगर 60 डिग्री दिया है, यहाँ पर मान लीजिए अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, तो वहाँ आप 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, वहाँ आप 90 माइनस 60 डिग्री लिखेंगे, तो जो बचेगा 30 डिग्री अल्फ़ा की जगह पर वही लिखेंगे। और cos 90 माइनस अल्फ़ा होता है साइन अल्फ़ा। ये आपका फाई का एक नया फार्मूला मिल गया जब क्या हो, तल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अल्फ़ा कोण बनाते हुए रखा जाए, ठीक है। और एक केस और हो सकता है कि का कितने केसेस देखे, 3 केसेस देखे हमने। पहला जब तल के वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तल, और दूसरा जब तल वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, और तीसरा जब उससे अल्फ़ा कोण बनाए तब, ठीक है। तो हमारा ये आज का टॉपिक वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत वेक्टर, एरिया वेक्टर, ये हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किया। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम यहीं पर आपको रोक रहे हैं, और कल अगले वीडियो में हम इस पर वैद्युत एरिया वेक्टर पर और वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत फ्लक्स पर न्यूमेरिकल देखेंगे। और थोड़ा सा अगर हमें टाइम मिला यानी समय बचा तो हम उसमें गॉस थ्योरम भी पढ़ लेंगे, मतलब गॉस थ्योरम के बारे में एक छोटा मोटा आइडिया दे देंगे, ताकि अगले दिन आपको जब अगला वीडियो आप देखें तो उसे बेहतर तरीके से समझ लें, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने वेक्टर, एरिया वेक्टर देखा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा। अगले वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और अगर टाइम बचा तो जो गॉस थ्योरम है उसका एक छोटा सा हिंट दे देंगे आपको, ताकि आप उस पर विचार करें और अगले दिन अच्छे से समझें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।